तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान का, वो भी बहुविकल्पीय। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना? 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप लोग मालूम है, 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय मतलब समझ रहे हैं, पूरी की पूरी आपकी किताब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वो भी हर एक चैप्टर से, मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण हमने बहुविकल्पीय प्रश्न ही ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद कोई बहुविकल्पीय देख भी पाएंगे क्या? कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, क्योंकि सारा महत्वपूर्ण प्रश्न तो हम एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया भाई। बहुत सारा, देखिए बहुत सारा लिस्ट, देखिए देख रहे हैं ना, बहुत सारा लिस्ट हमने बना कर लेकर आया बहुविकल्पीय का। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखता हूँ कि कौन आपको अब 90% लाने से रोकता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया के कोई ताकत नहीं आपको 90% लाने से रोक सकती है। हाँ, हालांकि बहुत अच्छे से आपको तैयारी करके जानी है। ठीक है, अब मैं प्रयास में लगा हूँ एकदम बहुत अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो पर तो 500 लाइक बनना ही चाहिए। देखा आपने कि कितना अच्छा से हमने स्लिप तैयार कर रखा है। ठीक है, बनाने वीडियोस बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 500 लाइक का टारगेट हमने रखा है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, और 500 लाइक तो बनता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए 100 महत्वपूर्ण लगातार देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न। एनर्जी के साथ आपको लगे रहना है एकदम। जब तक 100 मैं बता ना दूं तब तक हमारे साथ रहना है, और कमेंट करके आपको भी आंसर बताना है कि कौन सा आपका सही है। लास्ट में स्कोर भी बताइएगा 100 में से आपने कितना सही किया है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए अच्छे से, शांति से, और जो भी मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसका आंसर आप देते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं अभी इस वाले को हटा देता हूँ, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है ना। पहला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और जल्दी जल्दी से पहले इस वाले पीछे वाले प्रश्न को मैं ढक लेता हूँ, नहीं तो पीछे ही आपका दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, सिर्फ जो प्रश्न पढ़ना है उसको ही मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि दिमाग आपका कंस्टेंट वहाँ पर रहे। क्या है, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ? कह रहा है कि बताना है कि इसमें से किस वर्ष, चारों में से किस वर्ष फ्रांस में जो नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय हुआ था। कब? 1802 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, कि 1806 ईस्वी में? बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए के लिए? अरे ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप लोग दे लीजिए, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उदय कब हुआ था उसका? ठीक है, तो उसका हो जाएगा ग 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सी मान के चलिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पहला का ग सही था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने ग दिया है तो भाई सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आपका सही, 100% सही है। अपना स्कोर लिखते चलिएगा। ठीक है, कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, लास्ट में बताइएगा अपना स्कोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है भाई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 कि 22 कि 24 कि 26? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, जल्दी से बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 22 भाषाओं का समावेश है, इसलिए ख क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, आपको बताना है कि लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में? बताइए, लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइए हमें कि लाल मिट्टी पाई जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दक्कन के पठार में पाई जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को यह प्रश्न। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है भाई? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कि विनोबा भावे के द्वारा, कि इंदिरा गांधी के द्वारा? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? ठीक है,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों विनोबा भावे, क्या हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन आरंभ किया गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, विनोबा भावे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। कह रहा है कि बड़ी जो लाइन है उसकी चौड़ाई क्या है। 1676 मिमी, 1000 मिमी, 762 मिमी कि 610 मिमी, बताइए बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है, तो बड़ी लाइन की चौड़ाई है 1776 मिमी। ठीक है, 1776 मिमी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6वां क्या है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कह रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल की ऑप्शन डी पंचायती राज की संस्थाएं। कह रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की जो है व्यवस्था है, कहाँ पे व्यवस्था है, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में कि पंचायती राज की संस्थाएं में। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ, पंचायती राज की संस्थाएं में व्यवस्था है। कब, भारत में औरतों के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था है, कब, कहाँ, पंचायती राज की संस्थाएं में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 6, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की डॉट 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 का प्रतीक है। कह रहा शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की प्रतीक है। किसका, असफलता का प्रतीक है कि सफलता का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है कि खुशी का प्रतीक है। क्या शिकायतों का बना रहना लोकतंत्रता का किसका प्रतीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि शिकायतें का जो बना रहना होता है ना लोकतंत्र की, आपका सफलता का प्रतीक होता है। किसका, सफलता का प्रतीक होता है। ख क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है, देखेंगे उसको। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। कह रहा है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादित मशीन की खाद्य पदार्थ। बताइए, 4 ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, यह 8वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है, तो घ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं, लोकतांत्रिक सरकार में सभी जो नागरिक हैं एक समान हैं, अलग अलग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। बताइए क्या है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी क्या है, एक समान है। लोकतांत्रिक सरकार में जो सभी नागरिक होता है सभी एक समान होते हैं, इसलिए क प्रश्न नंबर 9 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से पढ़ते जाइए, आंसर बताते जाइए, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां क्या है, प्रश्न नंबर 10वां झरिया प्रसिद्ध है। कह रहा है झरिया ना प्रसिद्ध है किसके लिए, लव अयस्क के लिए। झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए, लव अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए कि बॉक्साइट के लिए। बताइए झरिया प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बताना आप लोगों को कि झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर क्या आपका 10वां है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। झरिया प्रसिद्ध है, तो झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। किसके लिए, कोयले के लिए आप लोगों को क्या पसंद है, झरिया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर क्या था यार, 10वां था। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित राज्य पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। मुंबई और नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। बताइए निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान
पूर्वी पश्चिम गलियारे से क्या है, जुड़े हुए हैं? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? तो सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ख इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और आपने क्लियर कर रखा है इसको। तुरंत आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर किसके तरफ, 12 की तरफ। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848, 1871। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? बहुत ही प्यारा प्रश्न बताइए। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुआ था कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ग इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। क्या है भाई, उसको देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 13। ठीक है, ग हो जाएगा सही आंसर। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। क्या है भाई, चलिए देखिए। कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बताइए। 1919, 1924, 1929, 1934। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। बताइए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 1929 में। 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन बताना है, कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। तो भाई काली मृदा होती है, पीली मृदा भी होती है, लेटराइट सीमेंट मृदा क्या होता है? नहीं, तो यही मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ग इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? कह रहा है कि हमारे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती की, वनोन्मूलन की, अधिक सिंचाई की, अति पशुचारण। बताएं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर ग इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 17 है। क्या है उसको पढ़ेंगे। कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, कि जल संरक्षण के, कि वायु संरक्षण से। बताए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चिपको आंदोलन संबंधित है। कह रहा चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए तो बताइए क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख। ठीक है, ख क्या हो जाएगा राइट आंसर कि चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 18 क्या है, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन ए कृषि प्रसार, ऑप्शन बी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ऑप्शन सी वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, और ऑप्शन डी तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। बताइए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो ऑप्शन ख क्या? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, तो 18 का ख। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इस सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अभी याद हो जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि जो टिहरी बांध परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, कि मध्य प्रदेश में? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19। मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। क्या, उत्तराखंड में। तो 19 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग। 19 का ग राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। कहाँ, उत्तराखंड में है टिहरी बांध परियोजना। चलिए प्रश्न नंबर 20 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसलें लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं। बताइए, स्थानीय कृषि, स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि कि गहन कृषि। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। कराए कि कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों को, क्या, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती हैं, ठीक है। ये प्रश्न है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। ऑप्शन ख इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या, रोपण कृषि। क्लियर हो गया ना। 20वां प्रश्न। अब हम लोग 21 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बताना चार ऑप्शन में से कि कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा की प्राकृतिक गैस। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, वो है सौर ऊर्जा। और ऑप्शन ग इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या, सौर ऊर्जा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 21 था, उसके लिए ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि निम्न से कौन सा शब्द दो या दो अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं। अगर कोई दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार हो रहा है उसको क्या कहेंगे, आंतरिक व्यापार कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे कि बाहरी व्यापार कहेंगे कि स्थानीय व्यापार कहेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो उसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के मध्य कोई व्यापार होता है ना, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, और दो राज्यों के बीच होता है ना, तो उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। कह रहा है कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था। बताइए कौन सा भाषा, सिंहली भाषा, तमिल कि बंगाली कि पंजाबी। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो सिंहली भाषा, क्या, सिंहली भाषा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 23 के लिए ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मतलब बताना चार ऑप्शनों में से आपको कि कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की दिल्ली। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताना कि कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 और आपको बताना है क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दिल्ली। क्या, दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है। कौन, दिल्ली। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 24, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ चलते देखें। क्या है कि संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारियों का विभाजन होता है। कह रहा है कि संख्यात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें अधिकारियों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य में अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, ठीक है। तो अब मैं पढ़ दिया हूँ, आपको बताना कि संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारियों का विभाजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। आई होप क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 कि काले दस्ताने और बंधी मुठियां किसकी प्रतीक थी। करा कि काले दस्ताने और बंधी मुठियां किसके प्रतीक थी, क्रोध की कि शांति की
अश्वेत शक्ति की कि खुशी की? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा राइट आंसर? काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसकी प्रतीक थी? तो वो अश्वेत शक्ति की थी। क्या? अश्वेत शक्ति की। ऑप्शन नंबर ग इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, कि एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, कि ऑप्शन ग केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता है, ऑप्शन डी सभी धर्मों को मान्यता और सभी धर्मों को समान समझना। बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य में कौन सा कंडीशन होता है? क्वेश्चन नंबर 27 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो सभी धर्मों को समान समझना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, सभी धर्मों को समान समझना। ऑप्शन नंबर घ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर 7 के लिए। कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 28 है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? बताना है आप लोगों को। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है? सतलुज बांध से, हीराकुड बांध से, कि नागा अर्जुन बांध से, कि सरदार सरोवर बांध से? बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है? तो सरदार सरोवर बांध से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए घ है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बहुत प्यारा ही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है? कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोगों का अधिकार प्राप्त है स्वयं राज्य करने का, कि शासन व्यवस्था ठीक करने का, कि अपनी सरकार चुनने का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है, ग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ। क्या है कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव कहलाते हैं? कह रहा है कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषयक सभी प्रस्ताव कहलाते हैं लोकतांत्रिक सुधार, राजनीतिक सुधार, कि क और ख दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? बताना है कि लोकतंत्र की विभिन्न जो चुनौतियों के विषयक सभी जो प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क और ख दोनों कहलाते हैं, मतलब लोकतांत्रिक सुधार भी कहलाता है और राजनीतिक सुधार भी उसको कहते हैं, इसलिए क और ख दोनों हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ठीक है, ग वाला। चलिए आई होप क्लियर हो गया 30वां ना। 31 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31। क्या है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताना है चारों ऑप्शनों में से किस राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क हो जाएगा क्या राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन करना है, आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से लास्ट में स्कोर भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा इसमें से क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो वह है प्रथम क्षेत्रक। ऑप्शन ख इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों का 31 क्वेश्चन और 32 क्लियर होगा। 33 की तरफ बढ़ेंगे और 33 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या है समझते हैं उसको। कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित है। कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि की स्वभाव, ऑप्शन ग उद्यमों के स्वामित्व, कि उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संरचना। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उद्यमों के स्वामित्व हो जाएगा। ठीक है उद्यमों के स्वामित्व पूछा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है क्या उद्यमों के स्वामित्व। ठीक है क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन में क्या है आपका 33 है। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन 34 की तरफ। बहुत ही प्यारा प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। बताना इन चार ऑप्शन में से निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं कि कर। बताए आपका है क्वेश्चन नंबर 34।
34 के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन क्या है, पूंजी। क्या है, पूंजी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 35, क्वेश्चन नंबर 35 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 35वें की तरफ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ। कर हमारे भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन हुआ किस रूप में हुआ। उपभोक्ता जागरूकता की, सामाजिक बल कि अनैतिक व अनुचित व्यवसाय, कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को। तो वो हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता, भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ था, तो उपभोक्ता जागरूकता के रूप में हुआ था, ठीक है। 35 का क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और 36 की तरफ बढ़ चलते हैं, 36 की तरफ। चलिए देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन में, कि जिनेवा में, कि न्यूयॉर्क में, कि ऑस्ट्रिया में। बताइए 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, की ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। तो 36 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 37 की तरफ बढ़ चलते हैं। 37 क्या है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था क्या था, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, की प्रथम बस। तो ये दोनों प्रथम नहीं है, एक द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा द्वितीय विश्व युद्ध। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था, और इसका आंसर तो आप लोगों को आना ही चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। क्या, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 38, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, की इंग्लैंड। बताइए 38 के लिए क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, अरे भाई फ्रांस से हुआ था, ठीक है। तो 38 के लिए क्या हो जाएगा, ग। 38 के लिए ग क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो मालूम ही आप लोगों को था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र की जड़ें होती हैं वो किस प्रकार मजबूत होती हैं, परस्पर सामंजस्य द्वारा, कि जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, कि जन आंदोलनों के द्वारा, कि धरना प्रदर्शन के द्वारा। बताइए लोकतंत्र की जो जड़ें हैं किस प्रकार मजबूत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जन आंदोलनों द्वारा लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं, तो जन आंदोलनों के द्वारा। तो 39 के लिए ग हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए और 40वें प्रश्न की तरफ आगे हम लोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है 40वां प्रश्न 40, कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ 2005 में, 2006 में, 2008 में, कि 2015 में। आपको बताना है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुआ तो 2008 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से लिख के याद कर लीजिए, 2008 में नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना हुआ। क्लियर है। चलिए ये आपका 40वां प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे 41 की तरफ, मतलब 41वें की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 41 क्या है, श्रीलंका एक देश है। श्रीलंका एक ऐसा देश है, प्रायद्वीपीय देश, द्वीपीय देश, की सीमांत देश, की प्रांतीय देश। ठीक है, प्रांतीय लिखिएगा, प्रांतीय देश। बताना आप लोगों को श्रीलंका एक है, ठीक है। श्रीलंका कैसा देश है, तो श्रीलंका एक द्वितीय देश है। क्या है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या, द्वीपीय देश है। तो 41 के क्या हो जाएगा, ख, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 42, क्या है देखते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। बताना आपको बेल्जियम की राजधानी क्या है। ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक, न्यूयॉर्क। बताइए बेल्जियम की राजधानी क्या है। ये आपका 42 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 42। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स होती है। मालूम है आप लोगों को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो 42 के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए 43 के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 43। क्या है कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की वृहत उत्पादन पद्धति का योगदान रहा। हेनरी फोर्ड्स का, टाटा का, कि मार्कोनी का,
कि विडला का? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 43 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हेनरी फोर्ड का। क्या? हेनरी फोर्ड का। तो क्लियर हो गया, 43 के लिए क हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है 44? कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रकार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? कह रहा है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, और उसका नाम क्या है? प्लेग, रीडर पेस्ट, मलेरिया, एनिमल फीवर। बताइए 44 के लिए राइट आंसर क्या होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार में अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम था रीडर पेस्ट। क्या? रीडर पेस्ट था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। 44 के लिए ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़िए प्रश्न नंबर 45। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 45 कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? कह रहा है सूचना पाने का जो अधिकार है अधिनियम वो कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2004 में, मार्च 2005 में, अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में कि अप्रैल 2007 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 45। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ, अक्टूबर 2005 में। आई होप क्लियर हो गया ना 45। चलिए 40 नंबर 6 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए 46 प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? कह रहा है कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? बताइए, स्थानीय प्रशासन कहते हैं, पंचायत कहते हैं, कि ग्राम सभा कहते हैं, कि ग्राम उदय कहते हैं? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ग्रामीण स्तर पर जो संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ये 46 है, तो उसको हम कहते हैं स्थानीय प्रशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। 46 के लिए का जो है वो राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 47 की तरफ। बताइए, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करना चालू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा? बताइए क्वेश्चन नंबर 47 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चट्टोपाध्याय द्वारा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। मतलब 47 के लिए क जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 48 की तरफ आइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 48। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? बताइए 1914, 1915, 1918, 1919? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए। आपका क्वेश्चन नंबर 48 के लिए राइट आंसर क्या हुआ भाई? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में लौटे थे। क्लियर है ना? चलिए आइए 48 के लिए ख क्या हो जाएगा राइट आंसर। 49 आइए, 49 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सी अजैवीय संसाधन है? बताना अजैवीय संसाधन कौन है? चट्टानों, पशु, पौधे, कि मछलियां? बताइए 49 है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? सबको इतना नॉर्मल प्रश्न है, सबको आंसर आना चाहिए कि कौन सा अजैवीय संसाधन क्या था? चट्टान। चट्टान क्या अजैवीय संसाधन है? बाकी आपका पशु, पौधे, मछलियां सब जैवीय संसाधन होते हैं, मालूम है आप लोगों को, जो जीवों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्लियर? चलिए, और निर्जीव वस्तु के लिए आपका अजैविक संसाधन का अर्थ था चट्टान क्या? निर्जीव वस्तु। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ गया हमने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या है कि पर्वत पर मृदा अपर्दन का साधन है? कह रहा है कि पर्वत पर जो मृदा अपर्दन का साधन है, पवन, हिमनद, कि जल, कि पशुचारण? बताइए 50वें के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न है। ठीक है, पर्वत पर मृदा अपर्दन का साधन जो है वह है हिमनद है। क्या है? हिमनद है। तो 50वें के लिए ख जो है राइट आंसर हो गया। ठीक है, 50 प्रश्न हमने पूरा कर लिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से एनर्जी के साथ आप लोग पढ़िए। तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 51 की तरफ, 51 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या प्रश्न नंबर 51, सलाल बांध किस नदी पर बना है? कि बताना आप लोगों को सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज, की कृष्णा? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर। कहाँ पे? चिनाब नदी पर बना है आपका सलाल बांध। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 52 की तरफ। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? बता, इसमें रबी की फसल कौन है आपको बताना है। धान, बाजरा, गेहूं, कि मक्का?
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बताइए निम्नलिखित में से रबी की फसल बताना है। धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 52 जो है क्वेश्चन के लिए ग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेहूं, रबी फसल गेहूं। ठीक है, चलिए 53 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है 53 यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा राज्य हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है कि जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की उत्तर प्रदेश। बताइए 53 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, तो उत्तर प्रदेश, अरे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तो जुड़ा है भाई। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र जो है ना वो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। कौन? महाराष्ट्र। तो 53 के लिए ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कारण निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब कि कौन सा वस्तु का निर्यातक भारत नहीं, निर्यात नहीं करता है। कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए राइट आंसर क्या होगा भाई। कौन सा वस्तु का जो निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक का। ठीक है, ऑप्शन ख जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 की तरफ बढ़ चलते हैं। 55 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरा का पूरा प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए 55 क्या है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए विविधता को समाहित करना, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। ऑप्शन ग समरूप समाज बनाने का प्रयास करना। और ऑप्शन ग उपयुक्त सभी। बताइए ये आपका 55 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताना आपको लोकतंत्र का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ऑप्शन डी मतलब घ पूरा है। मतलब विविधता को सामाजिक समाहित करना भी है, विभिन्नता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना भी है, समरूप जो समाज है उसको बनाने का प्रयास करना भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा घ, मतलब कि तीनों का तीनों हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ना। चलिए 55 था, अब 56 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए 56 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है। कह रहे कि महिलाओं की समाज में बराबरी की जो मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है। महिला मुक्ति आंदोलन, तारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति आंदोलन, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है। ये आपका 56 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहते हैं, तो नारीवादी आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को 56। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 57 की तरफ। और 57 क्या है कि दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। संगठन के द्वारा, एकजुटता के द्वारा, नियंत्रण के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 57 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, एकजुटता के द्वारा। क्या ऑप्शन ख क्या हो जाएगा राइट आंसर। दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो एकजुटता के द्वारा। क्लियर हो गया ना, 57 क्लियर हो गया। और 58 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और क्या है राइट आंसर इसका बताइए। आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होता है। आंदोलन जनता की किस पे निर्भर होता है, भागीदारी पर निर्भर होता है। मतलब दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर होता है कि बंद हड़ताल, की विरोध, की स्वतः स्फूर्त। बताइए 58 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होता है। तो दबाव समूह भागीदारी पर निर्भर होते हैं। किस पे, दबाव समूह। तो 58 के लिए का राइट आंसर हो गया। 59 की तरफ बढ़ेंगे। और 59 देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1990 को, कि 1 जनवरी 1985 में। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1995 में। मतलब 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, तो 59 का ख राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे, 60वें प्रश्न की तरफ। 60वां प्रश्न है कि इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है। जूसेफे गैरिबाल्डी,
ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन की विलियम प्रथम। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जुसेफे गेरिबाल्डी के नेतृत्व में। ऑप्शन क क्वेश्चन नंबर 60 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 हो गया ना, 61 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए 61 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या प्रश्न है 61 कि फ्रांस की क्रांति हुई 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब? 1789। मतलब कि 61 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 62 क्या है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? कह रहा है हमारे भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? 10%, 20%, 30% की 40%। बताइए 62 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 20% मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 20%। कितने? 20%। चलिए 63 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है 63? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कह रहा है जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में? बताइए, 4 ऑप्शन दिया ना, 4 ऑप्शन में उसको एक ऑप्शन सही है। बताइए सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, बताना है आप लोगों को। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न बताया जा रहा है आप लोगों को। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? करेक्ट, निम्न में से कौन सा जो परिवहन साधन है वो भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन कि वायु परिवहन? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 64 के लिए राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? वो सड़क परिवहन। क्या है? सड़क परिवहन। मतलब 64 के लिए ग जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? कह रहा जो अमेरिका सामाजिक विभाजन हुआ उसका कारण कौन था? अमीर और गरीब, आधुनिक तथा रूढ़िवादी, ऑप्शन ग श्वेत और अश्वेत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? तो श्वेत और अश्वेत थे। क्या? श्वेत और अश्वेत। मतलब 65 के लिए ग जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 66 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 66 क्या है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को कि 15 अगस्त को? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। तो 10 दिसंबर। क्या? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 67 की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। और 67 क्या, पहले इसको देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? है ना महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में कि ऑस्ट्रेलिया में? बताइए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 67 है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो है जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुआ था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रश्न देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और अभ्यास के लिए हमने प्रश्न रखा है, महत्वपूर्ण है। क्या है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? ठीक है, तो ऑप्शन ए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। कि ऑप्शन ग, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। कि ऑप्शन नंबर ग,
लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन बता दिया 68 के लिए, और राइट आंसर क्या है आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाना। और प्रश्न हमारा क्या था कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन बयान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो वही ऑप्शन नंबर डी जो हमने बताया घ आप लोगों को। ठीक है, तो आज क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 68 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। और क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 69 देखिए यहाँ पे क्या है, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम चीज़ों पर निर्भर करता है, मतलब किन चीज़ों पर निर्भर करता है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम चीज़ों पर निर्भर करता है। 4 7 3 2 मतलब कितने चीज़ों पर निर्भर करता है सामाजिक विभाजनों की राजनीति परिणाम। मतलब क्वेश्चन नंबर 69 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। कितने चीज़ों पर? 3 चीज़ों पर। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर 70। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27 28 29 की 30। मतलब भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 27 28 29 की 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28। कितने हैं? 28। ठीक है, क्लियर। 70 प्रश्न अब तक क्लियर हो गया ना। अब 71 की तरफ 71वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और एकदम लगे रहिए। 100 प्रश्न और स्कोर बताइएगा लास्ट में कितना स्कोर हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि विश्व के 100 से भी अधिक देश दावा करते हैं लोकतंत्र का। कह रहा है कि विश्व के 100 से भी अधिक देश जो है वो दावा करते हैं। किस चीज़ का दावा करते हैं भाई? लोकतंत्र का, राजतंत्र का, कि तानाशाही का, कि किसी का नहीं। बताइए 71 क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो लोकतंत्र का। विश्व के 100 से भी अधिक देश लोकतंत्र का दावा करते हैं। 71 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है, चलिए 72 की तरफ बढ़ चलते हैं। अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 72 है। अब क्या है 72 कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कौन सी खरीफ की फसल है। चना, धान, कपास, कि ख तथा ग दोनों। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 72 है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, क्योंकि धान भी है और कपास भी। तो धान और कपास दोनों खरीफ की फसल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डी, ख तथा ग दोनों। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ना 72 आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ेंगे। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 73। अनुबंध व्यवसाय। ठीक है, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि जो अनुबंध व्यवस्था है उसको एक और नाम से जाना जाता है। आपसी समझौता, कि गुलाम प्रथा, कि सशर्त प्रथा, कि नई दास प्रथा। बताइए अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? 73 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। किसे? नई दास प्रथा से। इसलिए 73 के लिए 73 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा घ हो जाएगा। ठीक है, नई दास प्रथा के नाम से। चलिए 74 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 74 क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कह रहा है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, ऑप्शन ग वियना की संधि, कि घ कुस्तुतुनिया की संधि। बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है 74 के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा कुस्तुतुनिया की संधि। ठीक है, तो यूनान में किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुतुनिया की संधि। ठीक है, चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, आई होप क्लियर हो गया होगा। 75 की तरफ बढ़ेंगे कि 75 क्या है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, की काबूर, की मेजनी। 75 के लिए राइट आंसर क्या होगा? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी था। कहाँ? मेजनी। क्लियर हो गया ना 75, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और 75 के लिए क्या है? घ राइट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे 76 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? कह रहा है टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973, 1975, 1980, 1989। मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973, 1975, 1980, 1989। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 1973। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया भाई? 1973 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए 76 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है, कौन सा है? NH44, NH8, NH11 कि NH88? बताइए 77 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44, NH44। मतलब 77 के लिए क जो है ना राइट आंसर है। चलिए 78 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 78 भी है। और क्या है 78 कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? कह रहा है कि जो प्रांतीय प्रशासन है उसका संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल करता है कि जिलाधिकारी करता है? 78 के लिए क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा IMP है। क्या 78 क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि प्रांतीय जो प्रशासन का संचालन है वो कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मतलब 78 के लिए ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 की तरफ बढ़ेंगे। और 79 क्या है देखेंगे, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है 79 कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? मतलब धर्म पर कि समुदाय पर? समुदाय पर देखिए संप्रदाय है, संप्रदाय पर, यह आपका समुदाय पर कि यह आपका सांप्रदायिकता पर? बताना है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता मतलब किस पर आधारित है? यह मान्यता किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिकता पर आधारित है। मतलब ऑप्शन घ जो है राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिकता पे आधारित है। 79 के लिए घ राइट आंसर। चलिए 80 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 80 क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? मतलब आपको बताना इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन सी रेशेदार फसल है। मतलब मोस्ट MP प्रश्न है। रेशेदार फसल बताना है आप लोगों को। जूट, कॉफी, जौ कि रबर? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में? रेशेदार फसल। तो रेशेदार फसल क्या है? जूट। जूट एक रेशेदार फसल है, इसलिए 80 का जो है क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 तक यहाँ पे क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और 81 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कहते हैं इसमें बताइए वर्तमान में प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7 कि 10 कि 8? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8 हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 की तरफ बढ़िए। 82 क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है 82 कि 18वीं शताब्दी तक, कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते हैं? कह रहा 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते हैं? जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और भारत कि चीन और इटली? बताइए 82 के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो चीन और भारत। कौन? चीन और भारत। तो 82 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्लियर हो गया? चलिए 82 हो गया ना। 83 की तरफ बढ़ चलते हैं। और 83 क्या है देखिए यहाँ पे 83 है कि यूरोपीय देशों ने, कह रहा है यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? कह रहा है यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका कि ऑस्ट्रेलिया? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 83 है। और इसके लिए राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो अफ्रीका महाद्वीप का उन्होंने बंटवारा किया था, अफ्रीका महाद्वीप का। इसलिए 83 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, चलिए 84 की तरफ बढ़ चलते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 84 क्या है कि भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कह रहा है हमारे भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1970, 1972, 1983, 1990? अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन 84 के लिए। तो 1972 में हुआ था। ठीक है, कब किस वर्ष लागू किया था? 1972। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा 84 आप लोगों को। चलिए 85 की तरफ बढ़ चलते हैं। 85 क्या है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
कितना प्रतिशत हिस्सा वनच्छादित है? कह रहा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है ना वो आपका वनच्छादित है? 21.2%, 24.40%, 18.90%, 17.21%। बताइए 85 है। 85 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 24.40%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वनच्छादित है? तो 24.40% हिस्सा। तो 85 का हो जाएगा ख राइट आंसर। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए 86 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 86 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? कह रहा है बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संरक्षण का जो तरीका है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? मतलब संयुक्त प्रबंधन, ऑप्शन ख बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन ग चिपको आंदोलन, कि ऑप्शन डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। मतलब कि बताइए चार ऑप्शन दिया हुआ कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से कौन संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है 86 है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आपका घ जो होगा राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है आई होप आपको 86 क्लियर हो गया। चलिए 87 की तरफ बढ़ेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 87 क्या है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? संकटग्रस्त प्रजातियों की जो सूची है वो निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? IUCN, WTO, UN की FAO। बताइए कौन सा संस्था तैयार करती है? तो क्वेश्चन नंबर 87 के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो उसका नाम है IUCN। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? तो उसका नाम है IUCN। ठीक है चलिए 87 क्लियर हो गया। 88 की तरफ बढ़ेंगे और 88 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है उसको देखेंगे कि जमीन को उपजाऊ बनाकर करा कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती के हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में कि उड़ीसा में? बताइए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है तो हो जाएगा पंजाब में। कहाँ? पंजाब में बनाया गया। ठीक है चलिए पंजाब में बसाई गई। कह रहा है कि कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? तो पंजाब में। ठीक है चलिए 89 के लिए राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? बताइए ब्लैक लॉ कि कार्न लॉ कि क्रॉप लॉ कि प्रोडक्शन लॉ? बताइए क्वेश्चन नंबर 89 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहते हैं उसको? तो कार्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्न लॉ कहते हैं। कार्न लॉ। क्लियर हो गया। तो 89 के लिए ख जो है वो राइट आंसर हो गया। तो क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से। 89 हो गया ना। अब 90 तरफ बढ़ेंगे 90 प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं 90 का आंसर क्या होगा सही कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से समांतर है, बेहतर है कि बेकार है कि कुछ नहीं? ठीक है 90 का राइट आंसर क्या होगा बताइए कि लोकतंत्र जो शासन अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। लोकतंत्र शासन जो है वो अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। इसलिए 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ख। चलिए अब 91 की तरफ बढ़ चलते हैं। यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए 91 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कह रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1985 कि 1986? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 91 क्या होगा सही आंसर कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो 1986 को। ऑप्शन घ इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 1986 को। चलिए 91 क्लियर ना। 92 की तरफ बढ़ चलते हैं। 92 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताना कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल कि तिल? बताएं 92 कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 92। ठीक है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें। ऑप्शन ए दालें क्या है? फलीदार फसल होती है। तो 92 के लिए ऑप्शन क क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 93 की तरफ बढ़ चलते हैं और 93 क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 93 क्या है कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जा रहा है?
तो कह रहा है कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या जाता है, ठीक है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, यह होगा क्या कहा जाता है, कोनुको, रोका, दीपा कि मसोले। बताइए 93 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो रोका। क्या कहा जाता है, रोका। 93 के लिए ख जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 की तरफ बढ़ेंगे। 94 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 94। और देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। कह रहा है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जो है वो फसलों की सहायता देने के लिए करती है। तो अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य कि प्रभावी सहायता मूल्य। 94 के लिए राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य। क्या, न्यूनतम सहायता मूल्य। ख जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 95 देखिए, 95 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, मासिनराम, चेन्नई कि व्लादिवोस्टॉक कि न्यूयॉर्क। 95 के लिए राइट आंसर क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे, तो मासिनराम में। कहाँ है, मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में, ठीक है। तो ये आपका 95 है। 95 क्लियर हो गया ना। अब 96 की तरफ बढ़ेंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 96 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। कह रहा जो भारत है वो पूरा के पूरे विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 4%, 6%, 8% की 10%। बताइए इन क्वेश्चनों जो 96 है इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो कितना परसेंट, 4%। भारत विश्व दृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो 4% प्राप्त करता है, ठीक है। 96 का क्वेश्चन नंबर क जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 97 की तरफ बढ़ चलते हैं। 97 क्या है, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। कह रहा है कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनको किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे कि अन्ना हजारे। बताइए 97 के लिए क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो 97 के लिए ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यह प्रश्न क्लियर हो गया आप लोगों को 97 वाला। अब 98 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 98 प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, क्या होगा फटाफट पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। 98 क्वेश्चन क्या है, कि भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। कह रहा है कि भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिंटन द्वारा, लॉर्ड्स इरविन द्वारा कि लॉर्ड्स कर्जन द्वारा कि लॉर्ड्स रिपन द्वारा। बताइए 98 के लिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड्स इरविन द्वारा, ऑप्शन ख तो राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड्स इरविन द्वारा। चलिए 98 हो गया। 99 की तरफ बढ़ चलते हैं। 99 क्या है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कह रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, 1871, 1872, 1876, 1880। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। तो 1871, कब, 1871 ईस्वी में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। और 99 का क्या हो जाएगा, का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 100 लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसका आंसर बताएं कि लास्ट में स्कोर बताइएगा कितना स्कोर आपने प्राप्त किया है, ठीक है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया गया। कह रहा महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, 1919 ईस्वी को, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को कि 1923 ईस्वी को। बताइए, मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, 1919, 1920, 1922, 1923। तो बताइए लास्ट प्रश्न इसका सही आंसर सबका आना चाहिए, तो 1920
1920 ईस्वी को। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ, और जल्दी जल्दी सभी लोग स्कोर बताइए 100 में से कितना आपने कितना प्राप्त किया है। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तो लाइक कीजिए भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।